हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा और भारत में राष्ट्रवाद की कौन कौन सी मुख्य घटनाएं थी। तो भारत में राष्ट्रवाद बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा था। हम देखते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है 1857 में हुआ था, जिसमें भारत के लोगों ने पहली बार स्वतंत्र होने का प्रयास किया था। भारत कई सालों तक विदेशियों का गुलाम रहा है, कभी मुग़लों का, कभी अंग्रेज़ों का। तो जब 1857 में भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने का प्रयास किया तो उस विद्रोह को दबा दिया गया था। लेकिन उसके लगभग 90 वर्षों के बाद भारत ने आज़ादी प्राप्त की 1947 में। तो वो कौन से कारण थे कि भारत 1857 के बाद 1947 में आज़ादी प्राप्त कर पाया और राष्ट्रवाद की भावना इतने दिनों तक दबी रही थी। उस भावना को दोबारा उठाने के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेवार थे, उन कारणों को एक बार देख लेते हैं हम, जिनके कारण भारत में दोबारा से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और भारत ने राष्ट्रवाद की भावना के अंतर्गत आंदोलन चलाए और स्वतंत्रता हासिल की। तो उन कारणों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव जानेंगे। पहला विश्व युद्ध जब हुआ उस समय कुछ ऐसे कारण हुए जिसने भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको दोबारा से उत्पन्न किया। वो उन कारणों में सबसे पहला कारण है, युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे बहुत अधिक बढ़ गए थे और उन खर्चों का भार आम जनता पर पड़ने वाला था। उस खर्चे को पूरा करने के लिए बहुत से कर्जे लिए गए, टैक्स बढ़ाए गए, मतलब आम जनता पर टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स सभी को बढ़ाया गया और इन सभी का भार भारत के किसान पर, आम आदमी पर, व्यापारी पर, सब पर पड़ रहा था। तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना दोबारा से शुरू होनी आरंभ हो गई। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें भी बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण आम आदमी को परेशानी हुई। 1913 से 18 के बीच दाम दोगुने हो गए थे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि युद्ध का दुष्प्रभाव था ये। दाम बढ़ने के काम आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। और एक और समस्या थी विश्व युद्ध के समय कि ग्रामीण इलाकों से लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था और इसके कारण लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि अंग्रेज़ उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाने के लिए उनकी सेना में ज़बरदस्ती भर्ती कराकर प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजे थे। इस कारण लोग बहुत गुस्सा थे। तो ये थे प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, जिन प्रभाव के कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना दोबारा से उत्पन्न हुई थी। और कारणों का अध्ययन करेंगे हम। अब हम देखेंगे रोलेक्ट एक्ट 1919। रोलेक्ट एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा पारित किया गया। इंडियन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था और भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये पारित हो गया था। रोलेक्ट एक्ट बहुत ही एक ऐसा कानून माना जाता है जिसने सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान की जिस शक्ति के अनुसार अंग्रेज़ सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति मिल गई। क्योंकि रोलेक्ट एक्ट के अनुसार बिना किसी ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया, मतलब बिना किसी कारण के, बिना कोई कारण बताए, बिना मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज़ों को यह अधिकार मिल गया कि वे किसी भी भारतीय व्यक्ति को 2 साल तक बंदी बनाकर रख सकते थे। तो इसके कारण भी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, विरोध उत्पन्न हुआ लोगों में। 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया था और उसमें हड़ताल की गई और गांधी जी ने लोगों का आह्वान किया और लोगों का भारी समर्थन प्राप्त हुआ।
अलग अलग शहरों में इसके समर्थन में लोग निकल पड़े, दुकानें बंद कर दी गई, रेल कारखाने और बहुत सारे मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने के निर्णय लिए और बहुत सारे स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। ये था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, उसके बारे में थोड़ा सा आगे हम विस्तृत से जानेंगे गांधी जी के आंदोलनों के बारे में। राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न होने का एक और अन्य मुख्य कारण अंग्रेजों के विरुद्ध ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लगभग हर एक व्यक्ति जानता है। 13 अप्रैल 1919 के दिन, बैसाखी के दिन, पंजाब के अमृतसर में बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और उस आदेश के कारण बहुत लोग डर गए और वहाँ पर भगदड़ मच गई, जिसमें काफ़ी सारे निर्दोष लोग मारे गए। इस घटना से पूरे देश में रोष फैल गया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक माहौल बनना तैयार हो गया। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके कारण लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा विरोध उत्पन्न हुआ। इसके अलावा एक और आंदोलन था जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रवाद की भावना पनपाने में काम किया, वो था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वो आंदोलन था जिस आंदोलन के अंतर्गत भारत में हिंदू और मुस्लिम एकत्रित होकर अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई थी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई और तुर्की की हार हुई तो वहाँ पर जो शासक था, ऑटोमन का शासक, उस पर प्रथम विश्व युद्ध की संधि में बहुत सारी कड़ी शर्तें लाई गई और ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था वो इस्लामी संप्रदाय का खलीफा हुआ करता था और इस खलीफा की तरफदारी के लिए पूरे विश्व के मुसलमान एकत्रित हुए और उन्होंने अलग अलग जगह अलग अलग प्रयास करके इस खिलाफत आंदोलन को चलाया। भारत में भी बम्बई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई और इस खिलाफत कमेटी में मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, इस कमेटी के नेता थे। वे भी चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मुद्दे को जन आंदोलन का मुद्दा बनाएं और 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज्य के लिए एक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये खिलाफत आंदोलन था जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने का एक और कारण था। तो भारत में जब राष्ट्रवाद के भावना उत्पन्न हुई, उसके हमने कारण देखे। उस राष्ट्रवाद की भावना के कारण भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए, जिनमें से अधिकतर आंदोलन की अगुवाई गांधी जी के द्वारा की गई और गांधी जी ने जो मुख्य हथियार प्रयोग किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस लड़ाई में, गांधी जी ने अपना जो मुख्य हथियार प्रयोग किया उसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि सत्याग्रह, महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह का क्या अर्थ था। महात्मा गांधी सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलन का एक नायाब तरीका अपनाया था उन्होंने। यह तरीका इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती। बिना लड़े ही गांधी जी का विश्वास था कि एक सत्याग्रही व्यक्ति अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है, हिंसा का प्रयोग बिना करे ही अपने दुश्मन को हरा सकता है। सत्याग्रह ऐसा हथियार माना था गांधी जी ने और इस हथियार का प्रयोग करते हुए गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए और काफ़ी हद तक सफलता भी हासिल की। सबसे पहले हम गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। असहयोग आंदोलन का विचार उन्हें अपनी एक पुस्तक जो उन्होंने 1919 में पुस्तक लिखी थी, स्वराज्य, हिंद स्वराज्य, और उस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा था कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया है क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया है और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज भारत पर
हुकूमत करते रहे। लेकिन अगर भारतीय यह सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगा और स्वराज्य आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा कोई भी चारा नहीं रहेगा। और गांधी जी ने इसी विचार के आधार पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और भारत के लोगों से आग्रह किया कि वो अंग्रेज़ों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग न करें। तो ये था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में हम विभिन्न स्वरूप देखते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग व्यवसाय के लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे, अलग अलग उनकी प्रतिक्रियाएं थी, उनका अध्ययन करेंगे। असहयोग और खिलाफत आंदोलन लगभग मिले जुले थे, एक साथ उनकी शुरुआत हुई। इस आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने शिरकत की थी और हर वर्ग अपनी अपनी की अलग अलग महत्वाकांक्षाएँ थी। असहयोग आंदोलन में जितने भी वर्ग अलग अलग सम्मिलित हुए वो अपने अलग अलग उद्देश्यों को लेकर इसमें शामिल हुए थे। सब ने स्वराज्य के आह्वान का सम्मान किया था, लेकिन विभिन्न लोगों के लिए इसके विभिन्न अर्थ थे। मतलब सब लोग स्वराज तो चाहते थे, लेकिन स्वराज का अर्थ अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए अलग अलग स्वराज का अर्थ था। वो भी जानेंगे हम किसके लिए क्या अर्थ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस आंदोलन का शहरों में इस आंदोलन को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही। शहर में मध्य वर्ग से आंदोलन में अच्छी भागीदारी हुई। बहुत सारे छात्रों ने स्कूल में जाना छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिए, जो शिक्षक थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मद्रास को छोड़कर अधिकतर राज्यों में काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास की जस्टिस पार्टी, जिसमें ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे, उनके लिए काउंसिल के चुनाव एक ऐसा माध्यम थे जिससे उनके हाथ में कुछ सत्ता आ जाती, और ऐसी सत्ता जिस पर केवल ब्राह्मणों का नियंत्रण नहीं होता बल्कि दूसरे लोगों का भी नियंत्रण होता। तो शहरों में काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों का घेराव किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 तक विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया। आयात 102 करोड़ रुपए से 57 करोड़ रुपए रह गया था। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से भारत में बने कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। मतलब शुरुआत में आंदोलन को काफ़ी सहयोग मिला, काफ़ी सफल हुआ आंदोलन शहरों में। अब गांव में देखते हैं इस आंदोलन को, गांव में कैसा रिस्पांस मिला। शहरों के बाद गांव में भी असहयोग आंदोलन फैलने लगा। भारत के विभिन्न भागों के किसान और आदिवासी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। सबसे पहले हम अवध के किसानों के बारे में देखते हैं। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन की अगुवाई की। वह एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले बंधुआ मजदूरों के तौर पर फिजी में काम किया था। ताल्लुकदारों और जमींदारों से अधिक माल गुजारी मांगे जाने के विरोध में किसान उठ खड़े हुए। मतलब असहयोग आंदोलन को गांव में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। किसानों की मांग थी कि माल गुजारी कम कर दी जाए, बेगार समाप्त कर दी जाए, और उन्होंने जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। तो गांव में अवध में हमने देखा बाबा रामचंद्र ने इनकी अगुवाई की और अच्छा रिस्पांस मिला असहयोग आंदोलन को। जून 1920 से जवाहरलाल नेहरू ने गांव का दौरा करना शुरू किया था और वह किसानों की समस्या समझना चाहते थे। अक्टूबर में अवध किसान सभा का गठन हुआ। इसकी अगुवाई जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और बहुत सारे अन्य लोग कर रहे थे। अवध किसान सभा अपने आप को किसान के आंदोलन से जोड़कर कांग्रेस अवध के आंदोलन को एक व्यापक असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने में सफल हो पाई थी। कई स्थानों पर लोगों ने महात्मा गांधी का नाम लेकर लगान देना बंद कर दिया था। मतलब कि शहरों के बाद हमने अध्ययन किया कि असहयोग आंदोलन को गाँव में भी अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छी सफलता हासिल हुई। इसके बाद हम देखते हैं आदिवासी किसानों का इस आंदोलन के प्रति क्या रवैया रहा। महात्मा गांधी के स्वराज्य का आदिवासी किसानों ने अपने ढंग से अलग मतलब निकाला। मैंने बात की थी कि इस आंदोलन में बहुत सारे अलग अलग वर्गों ने भाग लिया और सभी वर्गों ने अपने अपने आकांक्षाओं के अनुसार स्वराज का अलग अलग अर्थ निकाला।
तो आदिवासियों ने भी अपने ढंग से अलग मतलब निकाल लिया स्वराज का। आदिवासियों को जंगल में पशु चराने, वहाँ से फल लकड़ियाँ इकट्ठा करने से रोका जाता था और जंगल से संबंधित नए कानून की आजीविका के लिए खतरा साबित हो रहे थे। सरकार उन्हें सड़क निर्माण के लिए बेकार करने के लिए बाधित करती थी। आदिवासी क्षेत्रों के विद्रोही हिंसक हो गए और कई बार अंग्रेजी अफसरों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध भी छेड़ दिया। तो आदिवासियों ने स्वराज का अलग मतलब निकाला और असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने लगे। बागानों में जो लोग थे उन्होंने भी स्वराज का अपने हिसाब से अलग मतलब निकाला। इंडिया इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना किसी अनुमति के बागान छोड़कर जाना मना था। मतलब वो अपनी मर्जी से बागान छोड़कर नहीं जा सकते थे जब तक कि बागान का मालिक उन मजदूरों को बागान से जाने के नहीं कहे। मजदूर बागान छोड़कर नहीं जा सकते थे। लेकिन जब ऐसा आंदोलन की खबर बागानों तक पहुंची तो मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया। बागानों को छोड़कर वे अपने घरों की तरफ चल पड़े, लेकिन रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण बीच में ही फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा। तो बागानों से भी रिस्पांस तो मिला, लेकिन उनका अपना अलग मतलब था स्वराज्य का। बहुत सारे विश्लेषक मानते हैं कि आंदोलन के सही मतलब को कांग्रेस द्वारा ठीक तरीके से नहीं समझाया गया था, इसलिए लोगों में ये भ्रांतियाँ फैली। विभिन्न लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका मतलब निकाला। उनके लिए स्वराज्य का मतलब था उनकी हर समस्या का अंत। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की जो कोई समस्या थी वो स्वराज्य के द्वारा उस समस्या का अंत करना चाहता था। लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने गांधी जी का नाम जपना शुरू कर दिया और स्वतंत्र भारत के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये एक सकारात्मक हम देख सकते हैं इसका प्रभाव। ऐसा कहा जा सकता है कि वे अपनी समझ से परे उस विस्तृत आंदोलन ने किसी न किसी रूप से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना, सिविल सर्विसेज, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। ये थे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव। इसके बाद हम देखेंगे आंदोलन में सुस्ती आने के क्या कारण थे, कि किन कारणों से आंदोलन धीरे धीरे सुस्त होता चला गया। शुरू में तो हमने देखा शहरों में, गाँव में आदिवासियों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन सुस्त पड़ता चला गया। उसके कारण थे मील में बने हुए कपड़ों की तुलना में खादी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी। इस कारण जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था वो लंबे समय तक नहीं चल पाया और आंदोलन में सुस्ती आनी शुरू हो गई। गरीब लोग खादी को खरीदने में समर्थ नहीं थे, ये भी एक कारण रहा आंदोलन में सुस्ती का। अंग्रेजी संस्थाओं के बहिष्कार से विकल्प के तौर पर भारतीय संस्थानों की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब लोगों ने अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन उन संस्थाओं के बहिष्कार के बदले में उन्हें कुछ न कुछ काम चलाने के लिए चाहिए था। मतलब भारतीय संस्थान चाहिए थे और भारतीय संस्थान अपेक्षाकृत कम थे। उनकी जो मांग के अनुसार कम होने के कारण समस्या उत्पन्न हो गई। ये तीसरा कारण रहा आंदोलन में सुस्ती आने का। ऐसे संस्थान बहुत धीरे धीरे पनप पा रहे थे। मतलब भारतीय प्रयास तो कर रहे थे कि अंग्रेजी संस्थानों के जो बदले में हम भारतीय संस्थानों का प्रयोग करें, लेकिन वो संस्थान बहुत धीरे धीरे पनप पा रहे थे। शिक्षक और छात्र दोबारा स्कूल जाने लगे और इसी तरह वकील भी अपने काम पर लौट गए। तो आंदोलन धीरे धीरे करके सुस्त होता चला गया। अब हम देखते हैं साइमन कमीशन की एक जो कमीशन अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में लाया गया था। अंग्रेजी सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन गठित किया। इस कमीशन को भारत में संवैधानिक सिस्टम का कार्य के मूल्यांकन करने के लिए और ज़रूरी बदलाव के सुझाव देने के लिए बनाया गया था। साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत में जो संवैधानिक सिस्टम है उस कार्य का मूल्यांकन किया जाए और उसमें कोई अगर आवश्यकता है तो बदलाव के लिए सुझाव पेश किए जाए।
लेकिन इस कमीशन में केवल अंग्रेज सदस्य थे। किसी भी भारतीय व्यक्ति को साइमन कमीशन में सदस्य शामिल नहीं किया गया, इसलिए भारतीय नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन वापस जाओ यानी कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए जब वो साइमन कमीशन पहली बार भारत पहुंचा। विद्रोह में सभी पार्टियां शामिल हुई थी। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट की ओर इशारा किया था, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई गई थी। उसने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का न्योता भी दिया। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। उग्र नेता कांग्रेस में प्रभावशाली होते जा रहे थे। वे अंग्रेजों के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। नरम दल के नेता डोमिनियन स्टेट के पक्ष में थे, मतलब कि जो नरम दल के नेता थे वो अंग्रेजों ने जो लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट का जो इशारा किया था उसको लेके पक्ष में थे। उनका मानना था कि डोमिनियन स्टेट ले लेते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन जो उग्र दल के नेता थे वो पूर्ण स्वराज्य की ही मांग कर रहे थे और नरम दल के नेता डोमिनियन स्टेट के पक्ष में थे। लेकिन कांग्रेस में उनका प्रभाव कम होता जा रहा था, इस कारण वो डोमिनियन स्टेट भी नहीं प्राप्त हो पाया। अब हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा चलाए गए दूसरे आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 1921 के अंत आते आते कई जगह पर आंदोलन हिंसक हो गया था और फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया था। कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी उस आंदोलन से थक गए थे और राज्य के काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता असहयोग आंदोलन से थक चुके थे और 1921 के अंत तक आते आते असहयोग आंदोलन हिंसक भी हो गया था, इसलिए 1922 में गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था। राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण है। मतलब असहयोग आंदोलन में कहा गया था कि सरकार का हम साथ ही न दें, लेकिन काउंसिल के जो चुनाव हो रहे थे उन चुनाव में भाग लेना मतलब अंग्रेजी सिस्टम का साथ देना था। तो बहुत सारे भारतीय नेता मानते थे कि हम उन चुनाव में भाग लें और उस सिस्टम का हिस्सा बनकर उस सिस्टम का विरोध करें तो एक अच्छा प्रभाव बन सकता है। अंग्रेजी नीतियों का विरोध करें तो भारतीय स्वतंत्रता का जो रास्ता है और भी आसान हो सकता है। तो इस तरह बहुत सारे नेताओं में आपस में विरोध उत्पन्न हो गया था। मोतीलाल नेहरू, CR दास जैसे जो पुराने नेता थे वो कांग्रेस के भीतर ही स्वराज्य पार्टी उन्होंने बनाई और काउंसिल की राजनीति में भागीदारी की वकालत करने लगे। मतलब कि काउंसिल में भागीदार बने और उनके साथ मिलकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करें। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे नए नेता जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे। वो डोमिनियन स्टेट या इस तरह की नीति के पक्ष में नहीं थे कि हम चुनाव में भाग लें और काउंसिल का हिस्सा बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करें। तो ये कांग्रेस में एक अंतर्विरोध उत्पन्न हो गया। इस काल में ही ग्रेट डिप्रेशन का असर भी भारत में महसूस किया गया। 1926 से खाद्यान्नों की कीमत गिरने लगी थी और 1930 में कीमतें मुँह के बल गिरी। ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव से पूरे देश में तबाही का माहौल था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस बनाया गया। लोगों का आह्वान किया गया कि वे पूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें, लेकिन इस कार्यक्रम को जनता का दबा समर्थन ही प्राप्त हुआ। खुलकर समर्थन जनता का प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से इसमें देरी होने लगी। फिर महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया कि लोगों के दैनिक जीवन के ठोस मुद्दों के साथ स्वाधीनता जैसे अमूर्त मुद्दे को कैसे जोड़ा जाए। तो अब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वाधीनता जैसे अमूर्त मुद्दे को लोगों के दैनिक जीवन से कैसे जोड़ा और लोगों का समर्थन कैसे प्राप्त किया। अब हम इसी कड़ी में बात करेंगे दांडी मार्च की। जैसे हमने इसमें पढ़ा कि महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया था कि दैनिक जीवन के ठोस मुद्दों को स्वाधीनता जैसे मुद्दे के साथ कैसे जोड़ा जाए, तो उसमें गांधी जी को विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। अधिकांश लोगों ने, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज भी शामिल थे, इस सोच का मजाक उड़ाया कि एक नमक कैसे शक्तिशाली हथियार बन सकता है। गांधी जी ने
वायसराय इरविन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कई अन्य मांगों के साथ नमक कर को समाप्त करने की मांग भी रखी गई थी। दांडी मार्च या नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। उनके साथ 78 अनुयायी भी शामिल थे। उन्होंने 24 दिनों तक लगातार चलकर साबरमती से दांडी तक की 240 मील की दूरी तय की। कई अन्य लोग रास्ते में उनके साथ हो लिए। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ दिया। दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और जिस तरह गांधी जी ने सोचा था कि नमक पूरे देश को एकत्रित करने में एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है, वो बात सही हुई। लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना प्रदर्शन कर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। आदिवासियों ने जंगल संबंधी कानूनों का उल्लंघन किया। तो गांधी जी ने और लोगों ने इस तरह के कार्य किए। तो उसके प्रति अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी, अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रिया देखते हैं हम। अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाना शुरू कर दिया। इससे कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई। लगभग 1 महीने बाद गांधी जी को भी हिरासत में ले लिया गया। लोगों ने अंग्रेजी राज के प्रतीकों पर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे पुलिस थाना, नगर पालिका भवन, कोर्ट, रेलवे स्टेशन, इन पर हमला करना शुरू कर दिया। सरकार का रवैया भी क्रूर होता चला गया। जब लोगों ने हिंसात्मक तरीके अपनाए तो सरकार का रवैया भी क्रूर हुआ। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को हिरासत में ले लिया गया। दांडी मार्च के विरोध में अंग्रेजी शासन की ये प्रतिक्रिया थी। अब बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन। जब आंदोलन हिंसक रूप लिया तो गांधी जी ने इसे बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और हिंसा के विरुद्ध थे। 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी तैयार हो गए, लेकिन बदले में उन्होंने सरकार के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांगी थी, जो मान ली गई। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन गए, लेकिन उस वार्ता को सफल नहीं बना पाए। वार्ता विफल हो गई और गांधी जी को निराश होकर लौटना पड़ा। जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे नेता को जेल में रखा गया है। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। मीटिंग, धरना, प्रदर्शन को रोक लगा दिया और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया। जब गांधी जी ने इन सब चीज़ों को देखा कि अंग्रेजों ने बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया है, कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया है, तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन 1934 आते आते आंदोलन की हवा निकल गई थी, मतलब आंदोलन समाप्त हो गया था। अब हम देखेंगे इस आंदोलन के बारे में अलग अलग लोगों की क्या मत थे। तो सबसे पहले हम किसान देखेंगे, किसानों का क्या मत था। किसानों के लिए स्वराज्य की लड़ाई का मतलब था अधिक लगान के विरुद्ध लड़ाई। जब 1931 में लगान दरों में सुधार के बगैर ही आंदोलन शुरू कर दिया गया तो किसान अत्यधिक निराश थे। जब 1932 में आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया था, उनमें से अधिकांश ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्वराज्य का मतलब निकाला था अधिक लगान के विरुद्ध लड़ाई। और जब उन्होंने देखा कि आंदोलन तो बिना ही लगान दरों में सुधार के शुरू कर दिया गया, तो वो निराश हो गए और उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेने से दोबारा मना कर दिया। छोटे किसान तो ये चाहते थे कि बकाया लगान पूरी तरह से माफ़ हो जाए। वे समाजवादी और कम्युनिस्टों द्वारा चलाए गए उग्र आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे थे। लेकिन कांग्रेस थी, वो धनी जमींदारों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस और गरीब किसानों के बीच रिश्ते में कोई सुनिश्चितता नहीं थी। तो ये था किसानों का मत। अब व्यवसायियों का मत जानते हैं इस आंदोलन के बारे में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों का व्यवसाय काफ़ी बढ़ गया था। वे उन अंग्रेज नीतियों के खिलाफ थे जो व्यवसाय में बाधा डाल रहे थे। वे आयात से सुरक्षा चाहते थे। रुपये और पाउंड का ऐसा विनिमय दर चाहते थे जिससे आयात को रोका जा सके। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल की स्थापना 1920 में हुई और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की 1927 में हुई। व्यवसाय हितों को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास, इसका ये परिणाम हुआ कि व्यापारियों के लिए स्वराज्य का मतलब था गलगोटू अंग्रेजी नीतियों का अंत। जिस तरह किसानों ने
स्वराज्य का मतलब निकाला था उच्च लगान दरों से मुक्ति, उसी तरह व्यवसायियों ने, व्यापारियों ने इसका मतलब निकाला जो अंग्रेज़ों की ये नीति हैं जिनसे उनके व्यवसाय का दम घुट रहा है, उन नीतियों को समाप्त करना ही स्वराज्य है। वे ऐसा माहौल चाहते थे जिससे व्यवसाय फले फूले। आतंकी घटनाओं, कांग्रेस के युवा सदस्यों के समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। अब औद्योगिक मजदूरों की राय जानते हैं, उनके विचार जानते हैं अवज्ञा आंदोलन के बारे में। कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति औद्योगिक मजदूरी का रवैया ठंडा ही रहा। चूँकि उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीकी थे, इसलिए मजदूरों ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी। लेकिन कुछ मजदूर आंदोलन में शामिल हुए थे। कांग्रेस भी उद्योगपतियों को दरकिनार नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने मजदूरों की मांगों को अनसुना कर दिया। मतलब कि औद्योगिक मजदूर इस आंदोलन में साथ नहीं आ पाए थे। महिलाओं की भागीदारी देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन उनमें से अधिकांश शहरों में रह रही ऊंची जाति वाली महिलाएं थीं। ग्रामीण इलाकों के धनी घरों की महिलाएं भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुई। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस अपने संगठन में महिलाओं की जिम्मेदारी के पद देने से कतराती रही और कांग्रेस केवल महिलाओं की प्रतीकात्मक भागीदारी से ही संतुष्ट रहना चाहती थी। मतलब कांग्रेस महिलाओं को किसी विशेष पद देने से कतराती थी और सिर्फ पत्रिकात्मक भागीदारी से ही वो संतुष्ट रहना चाहती थी। अब हम देखते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाएं। ये जो आंदोलन था इसकी कुछ सीमाएं थी। हालांकि हमने देखा किसान, व्यवसायी, महिलाएं, औद्योगिक मजदूर की भूमिका हमने देखी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया, जिसके कारण आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। तो वो सीमाएं कौन सी थी देखते हैं। सबसे पहले दलितों की भागीदारी। शुरुआत में कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि दलितों की स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक थे। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि छत को समान किया जाए, बगैर स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबको समान करने की बात महात्मा गांधी ने की। बहुत सारे दलित नेता दलित समुदाय की समस्याओं का राजनीतिक समाधान चाहते थे। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं में दलितों के लिए आरक्षण और दलितों के लिए पृथक चुनाव प्रक्रिया की मांग रखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित रही थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों के लिए पृथक चुनाव प्रक्रिया के मुद्दे पर उनका गांधी जी से टकराव भी हुआ था। जब अंग्रेजी हुकूमत ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और अंत में अम्बेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी और उसी के परिणाम स्वरूप सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसमें दलित वर्गों के लिए राज्य और केंद्र के विधायकों में आरक्षित सीट पर मोहर लगा दी गई, लेकिन मतदान आम जनता द्वारा किया जाना था। अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी। असहयोग खिलाफत आंदोलन के कमज़ोर पड़ने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से दूर होता चला गया था। 1920 के दशक के मध्य से ही कांग्रेस को हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के साथ जोड़कर देखा गया, इसलिए मुसलमानों ने कांग्रेस से दूरी बना ली क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्रवादी समूह के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक गठन बनाने की कोशिश की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक महत्वपूर्ण नेता थे और वह पृथक चुनाव प्रक्रिया की मांग को छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन वे मुसलमानों के लिए केंद्रीय विधायिका में आरक्षित सीट चाहते थे। वे मुस्लिम बहुल इलाकों यानी कि पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व चाहते थे। 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते को घोर विरोध किया। इस कारण कांग्रेस और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ गई, जिस कारण से मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई खास भूमिका नहीं निभाई। इन आंदोलनों के कारण हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। देखते हैं क्या राष्ट्रवाद की भावना है और किन किन रूपों में उत्पन्न हुई। हमने देखा था राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने के कारण, और जिसमें हमने अध्ययन किया प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव,
जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, उसके बाद हमने गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनका अध्ययन किया। इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। अब हम राष्ट्रवाद की भावना के बारे में जानते हैं। जब लोग मानने लगे कि वे एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और कोई बात है जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखती है, तो राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। मतलब जब लोग मानते हैं कि वे सब एक राष्ट्र के एक अभिन्न अंग हैं और कोई एक ऐसी चीज़ है जो उन सबको एकता के सूत्र में बांधती है, तो राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। स्वतंत्रता की लड़ाई ने लोगों में एकता की भावना को जन्म दिया। इसके अलावा कई सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भी राष्ट्रवाद की भावना को यथार्थ बनाने में अपनी भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद की भावना को हम किस किस रूप में देखते हैं उसको देख लेते हैं। तस्वीरों में राष्ट्र की पहचान को सामान्यतः किसी चित्र द्वारा मूर्त रूप दिया जाता है जिससे लोग राष्ट्र की पहचान कर सकें। भारत माता का चित्र मातृभूमि की परिकल्पना को कागज़ पर उतारती थी। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। इसे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था और विभिन्न कलाकारों ने भारत माता को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद तस्वीरों के रूप में देखने को मिला, फिर गीत के रूप में हमें राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। इसके अतिरिक्त लोक कथाएँ, कई राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करने के लिए लोक कथाओं का सहारा लिया। उनका ऐसा मानना था कि लोक कथाएँ ही पारंपरिक संस्कृति को सही ढंग से दिखा सकती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्र ध्वज आज हम देखते हैं उसका विकास कई चरणों में हुआ है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे लाल, हरा और पीला का प्रयोग हुआ था। इस झंडे में उस समय 8 राज्यों के प्रतीक के रूप में 8 कमल के फूल बने हुए थे। इस पर एक दूज का चांद भी था जो हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक था। गांधी जी ने 1921 तक स्वराज्य ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। यह भी एक तिरंगा ही था, लाल, हरा और सफ़ेद, जिसके बीच में एक चरखा था। तो ये राष्ट्रीय ध्वज के हमने देखा विभिन्न चरणों में इसका विकास। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इतिहास की पुनर्व्याख्या, मतलब उन भारतीयों का मानना है कि अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मतलब जो भारत के विद्यार्थी, भारत के लोग इतिहास पढ़ रहे हैं वो सही इतिहास नहीं है, घटनाओं को फेरबदल करके हमारे सामने पेश किया है, जिससे कि उन्हें लगता है कि हमारे इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से जानने की ज़रूरत है। वे भारत के सुनहरे अतीत को उजागर करना चाहते थे ताकि भारतीय लोगों का इस पर गर्व महसूस हो सके। जबकि उस समय या वर्तमान समय भी हम देखें, अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया है कि भारत के लोग उस इतिहास पर इतना गर्व महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन भारत का जो सच्चा इतिहास है, सही इतिहास है, उसे अगर भारतीय दृष्टिकोण से पेश किया जाए तो भारत के लोग अवश्य ही उस सुनहरे अतीत को जानकर अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे। इसलिए इतिहास की पुनर्व्याख्या की ज़रूरत है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर इस वक्त होता है। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स।